फिल्म एक आत्म प्रबंधन लंबा जेल में होती है जिसमें 333 मंजिलें हैं और केंद्र में एक छेद है। हर दिन भोजन से भरा एक प्लेटफॉर्म इस छेद से नीचे उतरता है और प्रत्येक स्तर पर 2 मिनट तक रुकता है। ऊपरी मंजिलों के कैदियों को पहले भोजन मिलता है, जबकि निचली मंजिलों के कैदियों के पास खाने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं होता। एक सख्त नियम उन्हें अपने सेल में 2 मिनट से अधिक भोजन रखने से रोकता है, वरना उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। हर महीने के अंत में कैदियों को गैस दी जाती है और उन्हें अलग अलग मंजिलों पर बेतरतीब ढंग से भेजा जाता है। जेल में प्रवेश करने से पहले कैदियों से उनका पसंदीदा भोजन पूछा जाता है, जो उन्हें प्रतिदिन दिया जाएगा। उन्हें अपने सेल में एक व्यक्तिगत वस्तु लाने की अनुमति भी दी जाती है। अगले दृश्य में हम एक आदमी ज़्मियाटिन से मिलते हैं, जो अपने माता पिता के घर में आग लगाने की कोशिश के बाद इस जेल में आ गया है। उसे 24 नंबर सेल में रखा गया है, जहां उसकी मुलाकात एक युवा महिला पेरम्पुआन से होती है। पहले दिन प्लेटफॉर्म भोजन के साथ नीचे आता है और ज़्मियाटिन अपने पिज्जा को खाने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। हालांकि वह क्रोधित हो जाता है जब वह पाता है कि किसी ने पहले से ही उस पर का मांस खा लिया है। वह फिर किसी और का चिकन विंग उठाता है, लेकिन ऊपरी सेल में एक आदमी रॉब्सपियर उसे रोकता है। रॉब्सपियर समझाता है कि एक समूह जिसे लॉयलिस्ट्स कहा जाता है ने एक सख्त नियम लागू किया है, कोई भी दूसरे का भोजन नहीं ले सकता जब तक कि वे इसे बदल न लें। वह जोर देकर कहता है कि इस नियम का पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि सभी स्तरों में भोजन का उचित वितरण हो सके। जो लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं उन्हें बर्बर कहा जाता है और उन्हें अपने कार्यों के लिए दंड का सामना करना पड़ता है। नाराज ज़्मियाटिन जानना चाहता है कि उसके पिज्जा का मांस किसने खाया, और यह पता चलता है कि 21वीं मंजिल का कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। रॉब्सपियर उसे आश्वस्त करता है कि 19वीं और 20वीं मंजिल के लॉयलिस्ट्स कल उस व्यक्ति से निपट लेंगे, क्योंकि नियमों के अनुसार केवल 2 ऊपरी मंजिलों को बर्बर से निपटने की अनुमति है। भूखा आदमी अभी भी परवाह नहीं करता और चिकन विंग खाने की कोशिश करता है, लेकिन पेरम्पुआन उसे रोक देती है। देखकर कि वह कितनी बेसब्री से मांस चाहता है, वह उसे अपने कुछ क्रोकेट्स की पेशकश करती है। ज़्मियाटिन अभी के लिए संतुष्ट लगता है, लेकिन वह लॉयलिस्ट को चेतावनी देता है कि अगर कल मांस नहीं होगा तो उसे नियमों की कोई परवाह नहीं रहेगी। अगले दिन जैसे ही ज़्मियाटिन अपने भोजन का इंतजार कर रहा होता है, वह ऊपरी मंजिलों को उसके पिज्जा खाने वाले बर्बर से लड़ते हुए सुनता है। पता चलता है कि 19वीं और 20वीं मंजिल के कैदी उसे काबू में करने में विफल रहे हैं और अब लड़ाई 23वीं सेल तक पहुंच चुकी है। फिर रॉब्सपियर ज़्मियाटिन और पेरम्पुआन को सूचित करता है कि यदि वे बर्बर को संभालने में असमर्थ होंगे तो कार्य उनके ऊपर आएगा। ज़्मियाटिन लड़ाई से डरता है, लेकिन अब संकोच करने का समय नहीं है। कुछ ही पलों बाद रॉब्सपियर और बर्बर दोनों सेल नंबर 24 में लड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच ऊपरी सेल में रॉब्सपियर की साथी बेतरतीब खाद्य पदार्थों को हटाने की कोशिश कर रही है। जब वह समय पर इसे साफ करने में विफल रहती है तो सेल में आग लग जाती है, जिससे वह महिला जलते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। पेरम्पुआन आग को बुझाने की कोशिश करती है, जबकि ज़्मियाटिन केवल सदमे में देखता है। थोड़ी देर बाद रॉब्सपियर बर्बर को काबू में करने और उसे बांधने में सफल होता है। हालांकि वह अपने साथी की मृत्यु से दुखी होता है। जब पेरम्पुआन उससे पूछती है कि वह बर्बर के साथ क्या करने का इरादा रखता है, तो रॉब्सपियर बताता है कि वह उसे अभिषिक्त लोगों के पास ले जाएगा। फिर वह उस गुरु के बारे में बताता है जिसने उन नियमों की नींव रखी थी जिन्हें वे लागू कर रहे हैं। रॉब्सपियर बताता है कि बहुत समय पहले गुरु ने निचले स्तरों में बिना खाए पूरा 1 महीना जीवित रहे। उस दौरान उन्होंने अपने जांघ से मांस काटकर सबसे जरूरतमंद लोगों को खिलाया, जो बाद में अभिषिक्त लोग बन गए। इस कहानी को साझा करने के बाद रॉब्सपियर अपने साथी के शरीर को लपेटता है और उसे गड्ढे में नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ भूखे नरभक्षी उसके मांस को खाने में लगे हैं। अगले दिन प्लेटफॉर्म 24वें स्तर पर वापस आता है और ज़्मियाटिन बर्बर को अपनी पिज्जा दिखाकर चिढ़ाता है। फिर वे खाने लगते हैं, लेकिन अचानक रॉब्सपियर अपनी मृत साथी का भोजन शौचालय में फेंक देता है। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं, तो लॉयलिस्ट समझाता है कि कानून उन्हें दूसरों का भोजन खाने से मना करता है और किसी को अपने साथी की मृत्यु को इनाम के रूप में नहीं देखना चाहिए। फिर वह जोड़ी को हर दिन भोजन का निपटान करने का काम सौंपता है। इसके बाद वह बर्बर को पकड़ता है और अभिषिक्त लोगों की खोज में प्लेटफॉर्म की गहराइयों में उतरता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ज़्मियाटिन और पेरम्पुआन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और सच्चे साथी की तरह साथ रहने लगते हैं। वे रोजाना मृत महिला के भोजन का निपटान करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्मियाटिन चुपके से अपने लिए कुछ टुकड़े खा लेता है, जो अन्य मंजिलों के कैदियों द्वारा देखा जाता है। अगले महीने यह जोड़ी अनायास ही 180 नंबर सेल में खुद को पाती है, जो बेहद नीचे है। प्लेटफॉर्म जल्द ही आता है, लेकिन केवल खाली थालियां हैं, जिससे वे निराश हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की परवाह करना छोड़ देते हैं, यह अच्छी तरह से जानकर कि भोजन नहीं आएगा। ज़्मियाटिन भूख के कारण बेहद बीमार हो जाता है और खून खांसने लगता है। स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब खबर फैलती है कि कई नियम तोड़ने वालों को अभिषिक्त लोगों द्वारा शिकार किया जा रहा है और दंडित किया जा रहा है। उनमें से एक लक्ष्य 24 नंबर सेल का मोटा आदमी है, जिसने पिछले महीने एक मृत कैदी का भोजन खा लिया था। दूसरे कैदी पेरम्पुआन से पूछते हैं कि वे किस सेल में थे, लेकिन वह झूठ बोलती है और कहती है कि वह 46 था। एक शाम उदास और कुपोषित ज़्मियाटिन खुद को समाप्त करने का निर्णय लेता है। उसे डर है कि वह जल्द ही भूख से मर जाएगा या इससे भी बुरा, उसे लॉयलिस्ट्स द्वारा दंडित किया जाएगा।
वह फिर कंबल में लिपटा प्लेटफॉर्म के छोर पर खड़ा हो जाता है। यह देखकर पेरम्पुआन भयभीत हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मोटा आदमी उसे पास आने से मना कर देता है। फिर वह उससे वादा करवाता है कि एक बार वह मुक्त हो जाए तो उसके बच्चों को बताए कि उनके पिता हमेशा उनसे प्यार करते थे। इसके बाद वह खुद को आग लगाता है और गड्ढे में कूद जाता है। इससे कुछ कैदियों को खुशी होती है, जबकि पेरम्पुआन अपने साथी की मौत से तबाह हो जाती है। ज़्मियाटिन की मृत्यु के बाद पेरम्पुआन अगले दिन 51 नंबर सेल में जागती है। वह अपनी नई साथी सहाबत से मिलती है, जिसके कोहनी से हाथ गायब है। पेरम्पुआन मानती है कि वह जेल में नई है और उसे लॉयलिस्ट्स द्वारा लगाए गए नियम समझाती है। बाद में हंगामा मच जाता है जब उन्हें 54 नंबर स्तर पर एक बर्बर व्यक्ति के बारे में पता चलता है। वह आदमी पहले दूसरे स्तर पर था, जहां वह इतना खाता था कि वह उल्टी कर देता और अब उसने अपने साथी की हत्या कर दी है। यह सुनकर पेरम्पुआन उससे निपटने का प्रस्ताव करती है, लेकिन लॉयलिस्ट्स उसे रोकते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि केवल 2 सीधे ऊपर के स्तर हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगले दिन वे दूर से चीखें सुनते हैं और जल्द ही एक महिला का कटा हुआ सिर गड्ढे में लुढ़कता है। अन्य कैदी खुश होते हैं, कहते हैं कि अभिषिक्त लोगों के नेता डागिन बाबी बर्बरों को सजा दे रहे हैं। बाद में जब प्लेटफॉर्म उनके स्तर पर आता है, पेरम्पुआन और सहाबत अपने बिस्तर के फ्रेम तोड़ते हैं और 54 नंबर स्तर पर बर्बर व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जब वे 52 नंबर स्तर पर पहुंचते हैं तो कैदी भयभीत होते हैं और उन्हें पास नहीं जाने देते, दावा करते हैं कि इससे संचार श्रृंखला में बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि जब दोनों महिलाएं जोर देती हैं तो अंततः वे उन्हें शामिल होने देते हैं। एक आदमी पीछे रहता है ताकि संचार श्रृंखला बनी रहे, जबकि दूसरा बर्बर का सामना करने के लिए नीचे उतरता है। वे जल्द ही 54 नंबर सेल पर पहुंचते हैं, जहां ट्रबल मेकर उनके लिए एक तेज हथियार के साथ इंतजार कर रहा होता है। वह जल्दी से एक कैदी की टांग पर हमला करता है, इससे पहले कि वे प्लेटफॉर्म से उतर पाएं। एनस्विंग लड़ाई में वह कुछ कैदियों को मार देता है, लेकिन अंततः पेरम्पुआन उसे हरा देती है। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाली होती है, आदमी दया के लिए भीख मांगता है, दावा करता है कि वह केवल इतना खाना चाहता था ताकि वह भूख से उबर सके। अंततः पेरम्पुआन उसे जाने देती है और वह आदमी प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ नीचे चला जाता है। यह देख सहाबत किसी कारण से जल्दबाजी में नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन पेरम्पुआन उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। बाद में जब दोनों महिलाएं अपने घावों का उपचार कर रही होती हैं, सहाबत खुलासा करती है कि वह इस जगह में 6 महीने से है। वह बताती है कि जब वह पहली बार आई थी तो उसकी साथी कैश ने उसे लॉयलिस्ट्स द्वारा लगाए गए नियम समझाए। दोनों महिलाओं ने नियमों का पालन किया, भले ही वे उन्हें उचित नहीं लगते थे। हालांकि एक दिन वे एक कमजोर लड़के से मिले और उसे मृत कैदी का खाना दे दिया। कुछ ही समय बाद डागिन बाबी और उसके आदमी उन्हें इस काम के लिए दंडित करने आए। यह पता चलता है कि उसी ने सहाबत की कोहनी काट दी। जब उसने कैश के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की तो उसने उसका आंखें नोच दी। इस पर क्रोधित होकर उसने कैश को नग्न प्लेटफॉर्म पर बांध दिया और उसे गड्ढे में भेज दिया, जहां उसे निर्भक्षियों ने खा लिया। यह सुनकर पेरम्पुआन भयभीत हो जाती है और सहाबत दावा करती है कि इस गड्ढे में कोई भी जीवित नहीं रह सकता और उन्हें जल्द ही बच निकलना होगा। वह बताती है कि ऐसा करने का एकमात्र मौका उस समय आता है जब अधिकारी उन्हें बेहोश करने के लिए आते हैं ताकि उन्हें अलग अलग स्तरों पर भेजा जा सके। सहाबत समझाती है कि उसे उस गैस का प्रतिरोध करने का तरीका ढूंढना होगा, जो एक प्रकार का सेवोफ्लुरेन है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें नीचे की ओर जाना होगा और उस चीज को खोजना होगा जिसे डूबा हुआ कुत्ता कहा जाता है, हालांकि वह पूरी तरह से नहीं जानती कि यह क्या है। अगले सुबह महिलाएं चीखों की आवाज से जागती हैं और देखती हैं कि एक नग्न आदमी प्लेटफॉर्म पर बंधा हुआ है। वे मानती हैं कि यह डागिन बाबी का काम है और फैसला करती हैं कि उन्हें जल्द ही निकलना होगा। लेकिन अपनी घबराहट के लिए उत्पीड़क जल्द ही अपने अनुयायियों के साथ आता है। यह पता चलता है कि वे दोनों महिलाओं को कानून तोड़ने के लिए दंडित करने के लिए वहां हैं और बर्बर के साथ लड़ाई करना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह बताता है कि जिन लोगों ने इन महिलाओं की सहायता की वे भी समान रूप से जिम्मेदार हैं और दंड से नहीं बचेंगे। डागिन फिर घोषणा करता है कि वह सभी के हाथ काट देगा, सहाबत के अलावा। चूंकि उसने दूसरी बार नियम तोड़ा है, उसे अपनी पूर्व साथी की तरह ही मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके साथ ही डागिन के अनुयायी कई कैदियों पर हमला करना शुरू करते हैं और बेरहमी से उनके हाथ काट देते हैं। उन्हें दर्द में चिल्लाते और दया की भीख मांगते हुए देखा जाता है, लेकिन प्रवर्तनकर्ता कोई दया दिखाने को तैयार नहीं है। इसी बीच सहाबत को बलात्कारी नग्न कर दिया जाता है और नीचे भेज दिया जाता है, जहां उसे जल्द ही निर्भक्षियों द्वारा खा लिया जाता है। अगले दृश्य में पेरम्पुआन 71 नंबर सेल में एक कटी हुई हाथ के साथ जागती है। फिर वह अपने नए साथी एक बूढ़े आदमी त्रिंगासी से मिलती है। वे एक दूसरे से परिचय कराते हैं और जब पेरम्पुआन पूछती है कि उसने क्या सामान लाया है तो वह उसे एक चाकू दिखाता है। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म आता है और त्रिंगासी जो चाहे खाने लग जाता है, नियमों की परवाह किए बिना। फिर पेरम्पुआन नीचे जाने का निर्णय लेती है और उसे आश्चर्य होता है कि बूढ़ा आदमी भी उसके साथ आता है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, वे अन्य कैदियों को शामिल होने और डागिन बाबी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अधिकांश कैदी उत्पीड़न से थक चुके हैं, इसलिए वे उत्साहपूर्वक उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और गाने गाते हैं। कुछ समय बाद वे 93 नंबर सेल पर पहुंचते हैं, जहां पेरम्पुआन एक डूबे हुए कुत्ते की पेंटिंग देखती है और चकित हो जाती है।
वह जल्दी ही समझ जाती है कि यह वही है जिसका जिक्र सहाबत ने पहले किया था। फिर वह समूह को बताती है कि उनके पास अपनी सेना में पर्याप्त सदस्य हैं और उन्हें यहां आराम करना चाहिए। समूह उसके सुझाव से सहमत होता है और उत्साहपूर्वक नीचे चढ़ता है। वे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई की तैयारी में अपने हथियार तेज करने लगते हैं, जबकि पेरम्पुआन रुचि से पेंटिंग को देखती है। अगले दिन डागिन और उसके अनुयायी 90 नंबर सेल पर बर्बरों से निपटने के लिए आते हैं। वे उनकी आत्मसमर्पण की मांग करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि वे उन्हें भूखा मार देंगे क्योंकि वे सभी खाना खुद खा लेंगे। हालांकि विद्रोही अप्रभावित रहते हैं और जब त्रिंगासी सुझाव देता है कि वे लॉयलिस्ट्स को खा लेंगे तो सभी सहमति में उत्सुकता से हाँ करते हैं। डागिन उनके प्रतिरोध से निराश हो जाता है और निर्णय लेता है कि वह उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देगा। अगले दिनों में समूह नीचे उतरता रहता है और कुछ लॉयलिस्ट्स को खाकर जीवित रहता है। हालांकि पेरम्पुआन निर्भक्षण के लिए राजी नहीं होती और इसके बजाय भूख से मरने लगती है, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। एक दिन डागिन का समूह थक चुका है और उनके सेल पर आता है ताकि विद्रोहियों का सामना कर सके। एक खूनी लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें कैदी एक दूसरे को बेरहमी से मारते हैं, भले ही वे किशोर हों। एक समय पर बर्बर, जिसे पेरम्पुआन ने पहले छोड़ दिया था, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। त्रिंगासी यह देखता है और जल्दी से उसे अपना चाकू देता है। फिर पेरम्पुआन उस आदमी को छुरा घोंप देती है और मरने से पहले वह पूछता है कि पेंटिंग उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अराजकता खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि केवल पेरम्पुआन और त्रिंगासी ही जीवित रहने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी सभी मृत पड़े हैं। पेरम्पुआन फिर डागिन को देखती है, जो बुरी तरह घायल है लेकिन फिर भी किसी तरह जीवन को पकड़े हुए है। वह उस पर मुस्कुराती है, कहती है कि वह उसके मांस को टुकड़े टुकड़े कर सकती है और उसे दिनों तक यातना दे सकती है। हालांकि वह परेशान नहीं होने का निर्णय लेती है और उसे गड्ढे में फेंक देती है ताकि नरभक्षियों द्वारा खा लिया जाए। इसके बाद पेरम्पुआन को एहसास होता है कि गैस जल्द ही छोड़ दी जाएगी, इसलिए वह पेंटिंग का एक टुकड़ा फाड़कर खा जाती है। फिर वह त्रिंगासी को उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है, कहता है कि वह इस जेल से भाग नहीं सकता। थोड़ी देर बाद पेंटिंग में मौजूद हानिकारक रासायनिक पदार्थ पेरम्पुआन को बेहोश कर देता है और उसे मृत की तरह दिखाता है। एक अन्य दृश्य में हम कुछ बच्चों को एक पिरामिड जैसी संरचना पर खेलते हुए देखते हैं। सभी शीर्ष तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक लड़का अंततः विजयी हो जाता है, लेकिन जल्द ही दो वयस्क आते हैं, जिनमें से एक उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। बच्चा परेशान लगता है और वे उसे वहां से ले जाते हैं। इस बीच पेरम्पुआन जागती है और पाती है कि वह अन्य शवों के साथ बंधी हुई है और बिना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में तैर रही है। वह दूर से कुछ मुखौटाधारी गार्डों को मृत शरीर इकट्ठा करते हुए देखती है। पेरम्पुआन फिर एक योजना बनाती है कि वह नीचे के स्तर तक पहुंचे और फिर एक बचने का मार्ग खोजे। हालांकि जब वह 333 नंबर स्तर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि गार्ड उस लड़के को बिस्तर में रख रहे हैं। यह देखकर महिला हैरान होती है और चिंता करती है कि वे बच्चे को भी भूखा मारने वाले हैं। ऐसा लगता है कि यह सुविधा बच्चों को कैदियों को नियंत्रित करने के उपकरण के रूप में रखती है और किसी भी बचने के प्रयास को रोकती है। पेरम्पुआन सोचती है कि क्या उसे अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे बचाना चाहिए या वहां से भागना चाहिए। अंततः वह सही काम करने का निर्णय लेती है और बेहोश बच्चे की मदद करती है। वे एक साथ नीचे उतरते हैं और रास्ते में वह बार बार अपने सिर को ठोस जेल की दीवार पर मारती है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहता है। अंतिम दृश्य में दोनों गड्ढे के नीचे पहुंचते हैं, जहां एक समूह निर्भक्षियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से वे उस पर हमला नहीं करते हैं और एक महिला पेरम्पुआन से कहती है कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। हालांकि बच्चे को अभी भी जीना है और उसके भागने का एक मौका है। पेरम्पुआन भ्रमित हो जाती है, लेकिन रिलक्टेंटली प्लेटफॉर्म से नीचे चढ़ जाती है और निर्भक्षियों के साथ शामिल हो जाती है। फिर फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि प्लेटफॉर्म फिर से ऊपर की ओर चढ़ता है, बच्चे को अपने साथ ले जाता है।